नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो जो अब आपका टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर्स का, पदार्थ की अवस्था का। तो इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द लिक्विड इज। अगर लिक्विड में बात की जाएगी तो एक चीज़ याद रखना, बेस्ट कंडक्टर हमेशा मेटल्स होते हैं आपके। और ऐसा कौन है जो आपका रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर जो लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लिया जाता है मेनली एवरेज, उस पे आपका लिक्विड होता है। ऐसे कौन सा मेटल है जो आपका लिक्विड होता है? तो होता है मरकरी। तो यहाँ पे आंसर जो बन जाएगा वो मरकरी बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एमंग द लिक्विड इज द मरकरी, सिंबल एच जी है। द ग्रीक नेम है इसका मरकरी का, ये इसका नाम है हाइड्रार गायरम, इस नाम से लिया गया। तो इसका एच और इसका जी, तो हाइड्रार गारम यानी कि एच जी और मरकरी से बोला जाता है। इसे आपका एक और नाम है, इसे लिक्विड सिल्वर भी बोला जाता है। जब इसे पहली बार देखा गया तो इसका सिल्वर कलर होता है, आप जानते हैं, तो इसलिए लिक्विड सिल्वर भी इसे बोला जाता है। फ्रॉम वेयर इट सिंबल इज टेकन। एटॉमिक नंबर 80 होता है, एटॉमिक मास लगभग 200 यू के आसपास है। मेल्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे -38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तभी तो आपका जो क्या होता है मरकरी जो आपका क्या होता है थर्मोमीटर हो, तो इस्तेमाल किया जाता है। -38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आपका जो होता है अल्कोहल होता है यूज़, अल्कोहल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। और अल्कोहल थर्मामीटर आपका 115 लगभग 115 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में यहाँ तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 356.7 डिग्री है। इट इज़ द ओनली मेटल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर in the range of the 20 to 25 degree centigrade. It also called the liquid silver. It is used in the thermometers because it can record the slightest changes in the temperature. सॉलिड्स आर जनरली वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। याद रखना, सॉलिड जो होते हैं मेनली आपके जो मेटल्स होते हैं, सिल्वर एंड कॉपर आर द एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ द बोथ हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। ये बता चुका हूँ। पर तारे जो बनाई जाती हैं कॉपर की बनाई जाती है, सिल्वर क्योंकि महंगा होता है उसे नहीं लगा सकते हैं। एल्कोहल इज अ क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द विच वन और मोर हाइड्रोक्सिल। आप जानते हैं कि एल्कोहल जो होता है, अब चाहे मैथिल एल्कोहल की बात करोगे CH3 OH की बात करोगे, चाहे एथिल एल्कोहल, इसे कच्ची शराब भी बोला जाता है, और या एथिल एल्कोहल की बात करोगे C2H5OH, ये पक्की शराब होती है आपकी। तो इसका अगर बात करेंगे तो ये आपका कौन सा है, आपका बोल सकते हैं ऑल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। तो अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ एन एल्किल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन जो आपका कनेक्टेड होता है। एल्कोहल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। याद रखना ये क्या होता है आपका बैड कंडक्टर होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट आयनाइज, ये आपका आयनाइज नहीं होता। आगे लिखा अल्कोहल डजंट हैव फ्री मूविंग आयंस। ईथर की अगर बात करें, ईथर इज अ क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द विच इज ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू टू एल्किल और एरिल ग्रुप्स। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कनेक्टेड होता है। जैसे ऊपर जो आपका कनेक्टेड पॉइंट होता है वो कार्बन के साथ होता है, नीचे आपका ऑक्सीजन के साथ होता है। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया that can be conducted through a plate of the unit thickness of a given metal. The faces of the plate differing by 1 unit of the temperature is denoted by the K, lambda and small k. It is quantified using the international system of the unit. जैसे बोलते हैं आपका वाट पर मीटर पर डिग्री केल्विन। और याद रखना केल्विन क्या होता है आपका टेम्परेचर का क्या आपका फंडामेंटल यूनिट है, और केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। अच्छा, कुछ थर्मल कंडक्टिविटी बात कर लेते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस की, फ्लूइड्स की। तो क्लोरोफॉर्म का होता है 0.129, डीजल का होता है आपका 0.13, एसिटिक एसिड का होता है 0.193, एसीटोन का होता है 0.180। एल्कोहल का जो होता है एथिल एल्कोहल जो आपका लिया जाएगा, अगर एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, तो इसका होता है आपका 0.171। मैथिल अल्कोहल का होता है आपका जो CH3OH होता है, उसका होता है 0.204। अमोनिया की अगर बात करें सैचुरेटेड फॉर्म में 0.507 होता है। बेंजीन का अगर बात करें 0.167, पेट्रोलियम का 0.159। तो ये आपके गुड कंडक्टर नहीं होता अगर 0.1 के समथिंग है। जबकि वाटर आता है तो 0.6 के आसपास आ जाता है, फ्रेश वाटर। अगर मरकरी का अगर देखेंगे तो लगभग 8.4 है, कितना लगभग 8.4 है। ईथर का देखेंगे तो 0.130 है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, दो ग्रुप यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, एक ईस्टर ग्रुप है, एक ईथर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप में आपका कार्बन चेन लग जाती है, याद रखना डबल बॉन्डेड होता है आपका किसके साथ, O के साथ। और ईथर में आपका क्या होता है, आपकी क्या होता है ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है आपका किससे, आपके एल्किल ग्रुप से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ईस्टर इज अ ग्रुप वेयर वन ऑक्सीजन एटम इज डबली बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम। आपका C डबल बॉन्ड दिखाता है O से, ये ईस्टर आपका है। विच इज सिंगली बॉन्डेड टू अनदर ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर देख लीजिए आप कनेक्टेड है, इज अगेन सिंगली बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम्स। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो लिखा हुआ है एन ईथर ग्रुप, अगर देखेंगे ईथर में
इज अ ग्रुप वेयर ऑक्सीजन एटम इज सिंगली बॉन्डेड टू द 2 कार्बन एटम्स एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर याद रखना ईथर की बात अगर करेंगे तो ईथर में आपका O सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है कार्बन चेन से, और ईस्टर में आपका O डबल बॉन्डेड कनेक्टेड होता है आपका पहले कार्बन से, कार्बन सिंगल बॉन्डेड भी कनेक्टेड होता है आपका। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज अ चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट इनटू द गैसेस। तो सीधे अगर देखो सॉलिड से अगर आपका किस में चेंज होता है, गैस में चेंज करते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है आपकी? सब्लिमेशन। चलिए, कंडेंसेशन जो होता है, कंडेंसेशन क्या होता है? जब आपका सॉलिड से सॉरी कंडेंसेशन जब आपका लिक्विड से, जैसे नहीं गैस से आपका किस में चेंज होता है? आपका कंडेंसेट होता है, लिक्विड में बन जाता है। जैसे आपकी जो वाटर आपकी क्या होती है? वाटर वेपर होती है ना। वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है? जब वो हाइट में जाती है धीरे धीरे, जैसे वो क्या होती है? हॉट होती है तो क्या होती है? ऊपर की तरफ निकलती है। फिर जैसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फिर किस में बदल जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये कंडेंसेशन की वजह से होता है। फ्यूज़न जो होता है ना, फ्यूज़न वो होता है सीधे सॉलिड से आपका, जो होता है आपका सॉलिड से लिक्विड में, जैसे बोलते हैं आपका मेल्टिंग। और वेपराइजेशन आप जानते हैं, वेपराइजेशन होता है लिक्विड से गैस में। चलिए देखते हैं। Sublimation, it is a process used for those solids which convert directly into the vapors on the heating without converting into the liquid phase। तो जैसे आपके नेथलीन बॉल्स आ जाती हैं आपकी कपूर। फ्यूजन की अगर बात करें, फ्यूजन एक्चुअल में मेल्टिंग ही आपका, इसमें क्या होता है कि सॉलिड जो होती है वो लिक्विड में चेंज कर जाती है आपकी। कंडेंसेशन की बात करें, गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है, और वेपराइजेशन आप जानते हैं कि लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है आपका। इस फोटो से आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, अगर सॉलिड है, सॉलिड को अगर चेंज किया जाएगा किस में? लिक्विड फॉर्म में, तो वो मेल्टिंग प्रोसेस होती है। मेल्टिंग को ही फ्यूजन बोला जाता है। और यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए, लिक्विड को अगर सॉलिड में बदला जाए तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये फ्रीजिंग बोला जाता है। अगर मैं लिक्विड को आपका किस में बदलूं? गैस में बदलूं, तो ये चीज़ होती है आपकी क्या? एवापोरेशन होता है। यहाँ पे अब देखो एक चीज़ और याद रखना है कि वेपराइजेशन जो होता है ना, वेपराइजेशन, कंफ्यूज नहीं होना। वेपराइजेशन की अगर बात की जाएगी तो वेपराइजेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। कहाँ पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर वाटर की बात की जाएगी तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका? वाटर की अगर बात की जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वेपराइजेशन होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पर जो एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन किसी भी पॉइंट में होता है। एवोपरेशन मतलब जब आपकी गैस निकलनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब गैस में, अब जैसे एवोपरेशन आपका देखो, जो ठंडी चीज़ होती है, कोल्ड भी है तो भी उससे क्या निकल रही है? आपकी गैस निकल रही है। आपकी गैस ये हॉट भी है तब भी निकल रही है। तो एक्चुअल में एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि आपका जो क्या है, वेपराइजेशन, वो एक फिक्स पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी पे होता है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा चलो कि आपका क्या हो रहा है? एवोपरेशन हो रहा है वाटर का, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी नहीं लेगा। जब आपका क्या बनेगा? गैस फॉर्म में लेगा। अगर जो आपके क्या है एटमॉस्फेरिक, जो आपका क्या है लिक्विड फॉर्म है, जब वो कंडेंसेट होगा आपका वाटर, आपका क्या होगा? वाटर गैस में, वाटर गैस में चेंज होगी, फिर वाटर क्या होता है आपका? ड्रॉपलेट में चेंज होगी, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा नहीं। तो एवोपरेशन किसी पॉइंट पे हो सकता है, ये आपने याद रखना है बस। तो लिक्विड से गैस जो चेंज होती है उसे एवोपरेशन, या फिर अगर देखो बॉइलिंग पॉइंट पे तो आपका वेपराइजेशन बोल देना। वही चीज़ अगर गैस लिक्विड में बदल जाती है तो होता है आपका कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर सॉलिड डायरेक्ट चेंज होता है किसमें? गैस में, तो इसे बोलते हैं आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। और गैस डायरेक्ट अगर चेंज हो जाए किसमें? आपका सॉलिड में, तो इसे बोलते हैं डिपोजिशन प्रोसेस। तो ये आपने याद रखना है। एक और चीज़ है, जैसे अगर हम एटमॉस्फेरिक नेचर की बात करें तो यहाँ पर आपका एवोपरेशन 2 तरीके से होता है। जैसे नीचे की तरफ अगर देखो, कंडेंसेशन होता है जब नीचे की तरफ आ जाता है, कंडेंसेशन होता है ऊपर की तरफ, याद रखना ऊपर की तरफ। तो ये इसमें क्या होता है कि आपका गैस होती है लिक्विड में चेंज करना स्टार्ट कर दी थी, और क्या होता है आपके, ये जो आपके क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है कंडेंसेशन के थ्रू। क्या होती है? कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। पर अगर बारिश स्टार्ट हो जाए, अगर क्या हो जाए, वो बारिश स्टार्ट हो जाए, वाटर ड्रॉपलेट बन के नीचे की तरफ आने लग जाए, तो उस कंडीशन में फिर प्रिसिपिटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिसिपिटेशन। ये आपने याद रखना है। दूसरी बात कि अगर डायरेक्ट आपका जो वाटर है वो आपका क्या हो रहा है? एवोपरेट हो रहा है किसमें? आपका एयर में, तो उसे एवोपरेशन ही बोला जाता है। पर वही अगर वाटर आपका किन के थ्रू? ट्रीज के थ्रू, मतलब जो आपके क्या है पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा अगर एटमॉस्फेयर में, एयर में आता है, तो उसे ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। तो ये दो टर्म नहीं है। देखो, एक ट्रांसपिरेशन याद रखना, ये प्लांट्स के थ्रू होता है, प्लांट से जो आपके कौन होते हैं? ट्रीज के थ्रू होता है। तो जब एवोपरेशन होता है बाय प्लांट्स तो उन्हें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोला जाता है। और जब आपकी बारिश होने लग जाती है तो उसे प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। बस इतना आपने याद रखना है। तो ये दो टर्म अलग से याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? तो लिखा एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। फिर लिखा इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ अ fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. At constant temperature, the pressure of the fixed amount of the gas varies inversely with its volume. अच्छा, एक चीज याद रखना कि एवोगैड्रो लॉ को आप गे-लुसैक लॉ से कनेक्टेड करोगे। अब गे-लुसैक लॉ में क्या होता था कि आपका जो वॉल्यूम होता था वो क्या होता था, आपका कांस्टेंट होता था। क्या होता था? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता था आपका? कांस्टेंट होता था। और इस कंडीशन में क्या होता था कि जो आपका टेम्परेचर होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था प्रेशर के। तो यही से आपने याद रखना है। पर एक जो नई चीज़ यहाँ पे निकल के आती है वो आती है आपके नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर आ जाती है आपकी जो नई चीज़ आती है वो नंबर ऑफ मोल्स है। ये आपने याद रखना है, मोलों की संख्या कितनी है, ये चीज़ नहीं आ जाती है। तो होता है क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये आपका सही बन जाता है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है। तो ये देखिए आंसर हुई इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन। अगर क्या है कंडीशन एक जैसी है तो आपका जो क्या होगा, बोल सकते हैं जो आपका वॉल्यूम होगा और उसमें अगर जो आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो हमेशा कंटेन करेगा किसको? इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो एवोगैड्रो जो लॉ होता है वो दो को फॉलो करता है, एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फॉलो करता है और एक गे-लुसैक लॉ को क्या करता है? कंबाइनली फॉलो करता है। तो लिखा हुआ था कंक्लूजन ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड द गे-लुसैक लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, इट स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of the molecules. Mathematically it can be written as the V directly proportional to N, जहाँ पे V वॉल्यूम है और N आपका क्या है? N है यहाँ पर आपका क्या? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है जो एवोगैड्रो कांस्टेंट आता है, कई बार ये पूछा जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना होता है आपका। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपने याद रखना है, एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू याद रखना 6.22 इंटू 10⁻23। ठीक है। गे-लुसैक लॉ मैंने बताया था अभी, ये क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। मतलब आपका क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका जो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये आ जाता है P/T इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है। चार्ल्स लॉ की अगर बात करें कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, याद रखना इसमें क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है और वॉल्यूम क्या होता है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। बॉयल्स लॉ की बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और जो आपका वॉल्यूम होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो करता है किससे? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है किससे? आपका प्रेशर से या आपका वॉल्यूम से। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। चल नेक्स्ट चलते हैं, द गैस लॉ गिविंग द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो अब इन दोनों में है तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन शो करता है किससे? प्रेशर से। किससे? प्रेशर से। आप इतना याद कर सकते हैं, प्रेशर से करता है कि नहीं करता। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ V डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, या मैं बोल सकता हूँ Vp इक्वल टू कांस्टेंट, या मैं क्या बोल सकता हूँ? कांस्टेंट, ये बोल सकता हूँ। या मैं बोल सकता हूँ V1 P1 इक्वल टू V2 P2 या V3 P3, अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका आ सकता है। और ये बताता कौन है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन होता है आपका? बॉयल्स लॉ। मैंने बताया था ना भी, देखो यहाँ पे कि कांस्टेंट जब टेम्परेचर की बात आती है तो वो बॉयल्स लॉ होता है। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। प्रेशर आएगा तो चार्ल्स है और वॉल्यूम आएगा तो गे-लुसैक लॉ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम्स ऑफ एन आइडल गैस। आइडल गैस मतलब होती है आपकी इनर्ट गैसेस, 18th ग्रुप में आती हैं आपकी, 18th ग्रुप में। Volume of the gas at the constant temperature is inversely proportional to the pressure, where P is the pressure of a gas, V is the volume of the gas, and K is a constant. In mathematics it can be, तो मैंने बताया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब आपकी आइस क्या होती है? वाटर में चेंज होती है। तो ये कौन सी कंडीशन है भाई? ये सॉलिड है। सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है आपका? लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? या तो आप सीधा बोल दो क्या फ्यूजन होता है भाई, या फ्यूजन बोल दो या फिर मेल्टिंग बोल दो। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा। व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर देन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज रिलीज, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर रिलीज। अच्छा एक चीज याद रखना, जब आपकी आइस चेंज होती है ना, आइस क्या आपका इंसुलेटर होता है, एक क्या इंसुलेटर है, कुछ अलग होता है आपका किसका? हीट का या फिर किसका? बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ये आपने याद रखना है। इंसुलेटर हीट का क्या होता है आपका?
आपका कुचालक होता है। एक चीज़ आपने याद रखना है। दूसरी बात ये है कि जब आइस बदली जाती है ना वाटर में, तो आपने देखा होगा आइस का टेम्परेचर भी कितना है, 0 डिग्री है, और वाटर जो बदला जाएगा उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है। मतलब एक स्टेट से आपका सेकंड स्टेट में कोई फॉर्म चेंज हो रही है, पर आपका टेम्परेचर क्या है, सेम रह रहा है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो हीट, आपका कौन सी हीट है जिसने ये करके दिखा दिया कि आपका एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदल दिया और टेम्परेचर भी क्या है, बदला नहीं, तो इसे बोल देते हैं फिर लेटेंट हीट। क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा बोल देते हैं। जानते हैं ना, जब आपकी कोई भी एक जैसे आपका देखो वाटर से क्या बदलेंगे, अगर वाटर से मैं वाटर वेपर में बदल दूँ, किस में बदल दूँ, या लिक्विड से गैस में, या वाटर को, तो आप जानते हैं वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, और उसी पे आपकी क्या होती है, वेपर, जो वाटर वेपर होती है वो बन जाती है, तो उसका टेम्परेचर भी कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर से वही कंडीशन आ गई कि वाटर के आपका एक स्टेट है, सेकंड स्टेट आपका वाटर वेपर है, उसमें जो आपका टेम्परेचर था दोनों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्योंकि आप जानते हैं वाटर क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जा सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, वहीं पर वो क्या होता है, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है आपका। तो यहाँ पर देखेंगे तो टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, मतलब वही फिर से कंडीशन आ गई कि आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो चेंज हो रही है पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो ये लेटेंट हीट को दिखाता है। तो इस टाइम पे होता है क्या, जब आइस से वाटर में चेंज होती है तो जो आइस होती है वो एब्जॉर्ब करती है किसको, हीट को। हीट को क्या कर देती है, एब्जॉर्ब करती है, रिलीज नहीं करती है। रिलीज करने के लिए उसे गर्म होना पड़ेगा। हीट रिलीज वही कर सकते हैं जो आपके हॉट है, हॉट सब्सटेंसेज आपके क्या कर सकते हैं, हीट को रिलीज कर सकते हैं। और हीट को एब्जॉर्ब कौन कर सकते हैं, कोल्ड ही कर सकते हैं। अरे थर्मोडायनेमिक्स का रूल है ना, हीट का रूल है। हीट रूल ये बोलती है कि जो आपकी हीट होती है वो हमेशा हॉट सब्सटेंस से कहाँ जाती है, आपके कोल्ड सब्सटेंस की तरफ जाती है, ये आपने याद रखना है। चलिए, तो यहीं पे लिखा हुआ है देखो, व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर देन इट एब्जॉर्ब ऑल द हीट एनर्जी विदाउट एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। विदाउट, तो वो अगर देखो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो मैंने बता दिया कौन सी होती है, लेटेंट हीट होती है आपकी। अच्छा, व्हेन आइस या सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर लिक्विड स्टेट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस सॉलिड स्टेट, मीनिंग द सॉलिड ट्रांसफॉर्म इनटू द लिक्विड। इन द ट्रांसफॉर्मेशन हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ द आइस इज ब्रोकन। सिंपल सी बात है, आपका क्रिस्टलाइन जो नेचर होता है मतलब वो क्या हो जाता है, आपका ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। एंड एज वी हैव द वेल सेपरेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स, for instance when we take out the ice from the freezer and keep it an atmospheric temperature or warm room, the ice would absorb heat from the warm air and will start the melting। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द नेम ऑफ एन अनरिएक्टिव गैसेज। अनरिएक्टिव गैसेज आपकी जो होती हैं, जो नॉन रिएक्टिव होती है, वो मेनली कौन सी होती है, आपकी इनर्ट गैसेज होती हैं। इनर्ट गैसेज होती हैं, 18th ग्रुप में आती हैं आपकी। 18th ग्रुप में आपकी क्या करती हैं, फॉल करती हैं। पर एक चीज़ आपने ये भी याद रखना है कि जैसे आपके जो टायर्स होते हैं ना, जो आपके क्या होते हैं, टायर्स होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो अब इनर्ट गैसेज काफ़ी हल्की गैसेज होती हैं आपकी, ठीक है ना। इनर्ट गैसेज आपकी काफ़ी हल्की होती है। तो होता क्या है कि टायर में एक ऐसी हवा भरी जा सकती है भाई, क्योंकि वो आपके एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, तो टायर में भरी जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होती है आपकी, ये लो रिएक्टिव गैस होती है आपकी, ये आपने याद रखना है। मैंने बताया था जैसे आपका कोई क्या होता है, आपका बल्ब होता है, तो वहाँ पे क्या है, मेनली तो आपकी इनर्ट गैसेज ही भरी जाती है, पर अगर ऑप्शन में है तो हम नाइट्रोजन आप लिख दोगे। होता क्यों, देखो दिखाता हूँ। नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव बिकॉज इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। एक्चुअल में नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपके ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, N7 होता है ना। एक सेकंड रुकना है, ठीक है। अब देखो N7 है, तो N7 का जो होता है वो होता है आपका कितना, 2 और 5, तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p3, ये हो जाता है। अब आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें कितने होनी चाहिए, आपके 8 होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए, 8। यहाँ पर कितने होनी चाहिए, 8। तो इसको 3 की जरूरत होती है। कितने की जरूरत होती है, 3 की। तो जिसकी जब 3 की जरूरत होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है, दूसरे से कनेक्टेड होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। जैसे आपका NH3 है, अमोनिया है, तो यहाँ पे जो N होता है वो आपका हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड होता है, और ये बनाता है आपका क्या, ट्रिपल बॉन्ड बना देता है, नाइट्रोजन। तो ट्रिपल बॉन्ड एक किस तरीके का बॉन्ड है, ये आप जानते हैं, ये शॉर्टेस्ट आपका होता है, शॉर्टेस्ट होता है, छोटा होता है सबसे, और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कोवलेंट बॉन्ड्स में। कोवलेंट मतलब जो आपके तीनों बॉन्ड आते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। वहीं अगर डबल बॉन्ड की बात की जाएगी तो डबल इससे थोड़ा सा आपका कैसा होता है, वीक होता है, उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई हो जाता है आपका। और सबसे वीकेस्ट अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड में बात करूंगा तो वो होता है आपका कौन सा, सिंगल बॉन्ड।
और सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये आपने याद रखना है। वैसे कोवलेंट बॉन्ड होते स्ट्रॉन्ग ही है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि टू नाइट्रोजन एटम टुगेदर एंड दस मेक इट हार्डर टू ब्रोकन, नाइट्रोजन डज नॉट बर्न एंड इन एट, अब एक चीज देखिए, जैसे लिखा हुआ एंड एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट डज नॉट रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट। अब नाइट्रोजन आपकी क्यों नहीं थी, बर्न नहीं होती, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर अगर है ना तो ये रिएक्ट भी नहीं करती। जैसे तभी तो टायर में क्या भर दी जाती है, आपका क्या भर दी जाती है, क्या बोलते हैं, सॉरी, आपका नाइट्रोजन भर दी जाती है। अगर नाइट्रोजन की बात करूंगा, एटॉमिक नंबर आपका 7 है, एटॉमिक मास लगभग 14 यू के आसपास आता है, 78% वॉल्यूम जो एटमॉस्फेयर में वो किसका, नाइट्रोजन का है। लिक्विड नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो आपका क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर द रेफ्रिजरेशन। जैसा आपका वो आ जाता है ईवीएफ टेक्नोलॉजी आता है, ईवीएफ प्रोसेस आती है ना, इन वाइट्रो फर्टिलाइजर प्रोसेस, जो आपका क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, तो वहाँ पे जो आपके सीमेंस वगैरह रखे जाते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखे जाते हैं, ये आपने याद रखना है। अमोनिया के एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किसका, नाइट्रोजन का, और इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय द हैबर प्रोसेस। याद रखना हैबर प्रोसेस में क्या, अमोनिया तैयार की जाती है। फैक्ट्स देख लेते हैं, तो आपका याद रखना है कि नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन होता है। हमारी जो बॉडी होती है वो तो वाटर से बनी होती है, मेनली 70%। वाटर आपका जानते हैं, वाटर में आपका कौन सा कंटेंट होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। अगर देखेंगे एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन आ जाती है, इनर्ट गैसेज सॉरी आपकी कैसे आ जाती है, मेनली आपकी जो इनर्ट गैसेज आ जाती हैं उसमें जितना बचा हुआ है तो 0.93% आपका आर्गन आता है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%, नियॉन आती है आपकी, हीलियम आती है। तो ये देख रहे हैं नियॉन, हीलियम, ये आपका आर्गन, ये सारी इनर्ट गैसेज हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सॉरी ओजोन की बात करेंगे 0.006 O3 इसका फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन लगभग 0.0005% के आसपास होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका 18th ग्रुप है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है ना, ये सारी क्या आपकी, ये इनर्ट गैसेज है, ये आपने याद रखना है। नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन आता है आपका किसमें, 15th ग्रुप में। किसमें आता है, 15th ग्रुप में। वैसे आपका नाइट्रोजन ग्रुप ही बोला जाता है, ठीक है ना, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे आते हैं आपके, बिस्मथ, ये सारी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वेपराइजेशन रेफर्स टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर। वेपराइजेशन बताया था मैंने, वेपराइजेशन जब आपका लिक्विड से किस में चेंज करते हैं, लिक्विड से कोई चीज़ आपका किस में चेंज हो जाती है, गैस में, गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो वेपराइजेशन बोला जाता है। और वेपराइजेशन की कंडीशन बोली थी कि वेपराइजेशन हमेशा किस पॉइंट पे देखने को मिलता है, फिक्स पॉइंट पे देखने को मिलता है। वो फिक्स पॉइंट होता है आपका कौन सा, फिक्स पॉइंट होता है आपका कौन सा, तो मैंने बताया था वो फिक्स पॉइंट होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। जबकि एवोपरेशन क्या होता है, किसी भी एवोपरेशन एनी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लिक्विड से जब आपका क्या होता है, गैस में चेंज करते हैं। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा, वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट चेंज इनटू द वेपर स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो इंक्रीज होगी तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है आपके किन के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दे एस्केप इनटू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। लेटेंट हीट की अगर लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन की बात कर लेते हैं तो लिखा हुआ द हीट ऑफ एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ अ गिवन मटेरियल एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीटली कन्वर्ट द मटेरियल टू अ गैस एट द सेम टेम्परेचर। तो मैं बता चुका हूँ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे वाटर की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं बोलूँगा वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में किस फॉर्म में होता है, अगर मैं बोलूँगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में दो फॉर्म में हो सकता है। या तो वो किस में होगा आपका, लिक्विड फॉर्म में होगा, हो सकता है क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी गर्म होता है आपका। या तो फिर किस फॉर्म में आ जाएगा, या तो फिर वो गैस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि जो वाटर होता है आपका, वो आपका कैसा होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सी फॉर्म में होता है, तो दो फॉर्म होती है भाई, एक सॉलिड फॉर्म होती है जिसमें वो आइस फॉर्म में होता है, और दूसरा होता है वाटर फॉर्म में। तो ये आपका कब होता है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो, और टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या हो जाता है, लेटेंट हीट को शो करता है। तो वही प्रोसेस है, फिर से देख लेते हैं। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो फिर कौन सा आ जाएगा, मेल्टिंग। लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, फ्रीजिंग। लिक्विड को गैस में बदलना है, एवोपरेशन या फिर वेपराइजेशन। गैस को लिक्विड में बदलना है, कंडेंसेशन। सॉलिड को गैस में बदलना है आपका सब्लिमेशन। गैस को सॉलिड में बदलना है, डिपोजिशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट रिलीज एट द टाइम ऑफ द कंडेंसेशन इज कॉल्ड। तो जो हीट आपकी रिलीज होती है तो वो होती है आपकी कौन सी, कंडेंसेशन के टाइम पे होती है लेटेंट हीट। कौन सी होती है आपकी, लेटेंट हीट। तो पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। बाकी देखो, बाकी मैंने समझा चुका हूँ। ह्यूमिडिटी होती है आपकी, जब आपकी क्या होती है, एयर में आपकी क्या होती है, एयर में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर जब आपकी होती है तो उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो दो तरीके की होती है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
और एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो ह्यूमिडिटी होती है जब कंपैरिजन नहीं होता है, नो कंपैरिजन, किसी के साथ कंपेयर नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता है, तो ये आपने कंपैरिजन तो आप थोड़ा याद रखना। पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो कंपैरिजन में होता है आपका, भाई इस कमरे में इतनी ह्यूमिडिटी, इस तरीके से मतलब ना कंपैरिजन। तो आपने इस तरीके से याद रखना है कि कंपैरिजन होता है, और ये आपका रेशियो में शो होता है। फिर किस में होता है? रेशियो में। और रेशियो में होता है शो, तो ये क्या हो जाता है आपका? यूनिटलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? यूनिटलेस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे हो जाती है आपकी? यूनिटलेस। और आपका क्या जाता है? सब्सटेंस बन जाती है। एवोपरेशन मैंने बताया, तो ये क्या होता है आपका? लिक्विड से जब कोई चीज़ क्या होती है? गैस में चेंज होती है किसी भी टेम्परेचर पे। सब्लिमेशन होता है जब आपका गैस किस में, गैस जब आप, गैस नहीं, हाँ, गैस जब आपकी किस में चेंज करती है? सॉलिड में चेंज करती है, तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट बताया था कि 3 स्टेज है आपका, जैसे लिक्विड है, लिक्विड से गैस में, नहीं, लिक्विड से आपका किस में, आपका सॉलिड से, सॉलिड से आपका किस में? लिक्विड में, लिक्विड से आपका किस में? गैस में। ये आपकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, पर आपका टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा, ये कंडीशन होती है। चलिए देख लेते हैं, लिखा हुआ है द हीट रिलीज एट द टाइम ऑफ द कंडेंसेशन इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। लेटेंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट इज ऑब्जर्व और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन देखा जाएगा द कन्वर्जन ऑफ द वाटर वेपर। अब जानते हैं कि कंडेंसेशन में क्या, वाटर वेपर किस में चेंज कर जाती है? वाटर वेपर जो होती है वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज कर जाती है इनटू द वाटर, विच इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ द हीट, called the latent heat. Condensation depends upon the amount of the cooling at the relative humidity of the air. अब रिलेटिव मैंने बताया, रिलेटिव में क्या होता है आपका? कंपैरिजन होता है, ठीक है, दो मीडियम्स में। अच्छा, ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एवोपरेशन की बात करेंगे, एवोपरेशन इज द प्रोसेस विच वाटर चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू अ गैस और अ वेपर। सब्लिमेशन की बात करेंगे, सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट। मैंने सब्लिमेशन उल्टा लिख दिया यार, सब्लिमेशन होता है ना, ये तो डिपोजिशन होता है यार, जो गैस से सॉलिड में होता है। तो ये तो होता है सॉलिड से आपका किस में? सीधे डायरेक्ट गैस में। नैप्थलीन बॉक्स एग्जांपल दिया था ना, ठीक है ना। और अगर उल्टा हो जाए, गैस से सीधे सॉलिड में चेंज हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? आपका डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस कौन सी? डिपोजिशन, डिपोजिशन प्रोसेस है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये समझा दिया था मैंने, ठीक है ना। तो अगर देखो गैस से सॉलिड में चेंज होता है तो ये डिपोजिशन है, सॉलिड से गैस में होता है तो सब्लिमेशन है। Next question, the Henry law is not applicable if pressure of the gas is high, gas does not react with the solvent, the gas does not undergo disassociation or association, temperature is high। तो हेनरी लॉ मैंने पहले पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी, पार्शियल बोल रहा है, बात समझ में आई? पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है, पार्शियल मतलब कम, आंशिक रूप से। तो द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन अ लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड सॉल्वेंट। तो बोल रहा है कि अगर आंशिक, बोल रहा है ना, किसी तरल सतह पर किसी गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दबाव एक तरल पदार्थ में मौजूद मोल अंश के सीधे अनुपातिक होता है। मतलब अगर आपका पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर अगर कम होना चाहिए, आपका प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जो आपका कोई भी गैस है, तो उसका जो आपका लिक्विड सरफेस होता है, गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड। तो ये बन जाता है आपका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और P इक्वल टू हो जाता है KH, जहां पे KH आपका कांस्टेंट है क्या? हेनरी लॉ के हिसाब से। और ये बराबर हो जाता है P इक्वल टू KHC, जहां पे P क्या आपका प्रेशर को शो करता है, पर कैसा है? पार्शियल प्रेशर है, कम। C किसको दिखा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व गैस को दिखा रहा है। KH किसको दिखा रहा है भाई? तो हेनरी लॉ कांस्टेंट को दिखा रहा है। अब देखो ये लिमिटेशन क्या क्या है हेनरी लॉ की। तो हेनरी लॉ बोल रहा है इट इज एप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। ये तभी आपका काम करेगा जब आपका जो सिस्टम होगा वो संतुलन की दशा में होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, संतुलन बना रहेगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेज ओनली विच डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर सॉल्वेंट। याद रखना, ये उन सभी गैसों के लिए ही होगा जो वाटर के साथ आपकी क्या नहीं करती? रिएक्ट नहीं करती। तीसरा लिखा गैस वुडंट कॉज एनी केमिकल चेंज इन द सॉल्यूशन। गैस किसी भी तरीके का आपका सॉल्यूशन में चेंजेस नहीं लाएगी, केमिकल चेंजेस नहीं लाएगी। अच्छा, फिर बोल रहा है किन किन के लिए हो सकता है? तो प्रेशर को नॉट, प्रेशर इज नॉट हाई, आपका प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, तभी तो ऊपर लिखा हुआ पार्शियल प्रेशर है। तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, आपका टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैस इज एक्सट्रीमली सॉल्यूबल, गैस आपकी कैसी होनी चाहिए? बेहद ही घुलनशील होनी चाहिए, पर कंडीशन क्या है? वाटर के साथ नो, किसके साथ नो? वाटर के साथ नो, बस। तो आपका प्रेशर क्या होना चाहिए भाई? हेनरी लॉ बोलता है प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए।
अब चलिए अब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, प्रेशर इज ऑफ द गैस इज हाई। अब बताओ प्रेशर क्या हाई चाहिए क्या? नहीं, प्रेशर कैसा चाहिए होता है? लो चाहिए होता है, तो यहीं पर गलती है। बाकी देखो लिखा गैस डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, ठीक है ना। अच्छा, द गैस डज नॉट अंडरगो डिसएसोसिएशन और एसोसिएशन, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। गैस डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट में किसकी बात कर रहा है? वाटर की। द गैस डज नॉट अंडरगो डिसएसोसिएशन, एसोसिएशन ये आपका ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका? हाई होना ही चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच वेरिएबल इज हेल्ड कांस्टेंट इन द चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ मैंने बताया था कि इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है आपका? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपका जो क्या होता है, कंडीशन बन जाती है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। अच्छा अच्छा, टेम्परेचर कहाँ पे कांस्टेंट होता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर मान लो, तो ये कहाँ पे? तो बॉयल्स में, ये बॉयल्स लॉ है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाता है आपका जो पी होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन शो करता है किससे? वी से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ये कौन सा होता है? गे-लुसैक लॉ होता है। और इसमें क्या होता है कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टी के। ये याद कर लो आप, समझ में आ गया? तो ये चार्ल्स का है, ठीक है ना। अच्छा, हीट कांस्टेंट किस कंडीशन में होती है? हीट कांस्टेंट कहाँ पे होती है? तो हीट कांस्टेंट कई सारे मैटर्स होते हैं, पर जो अभी जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे होती है? लेटेंट हीट कंडीशन में होती है। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं। देख लिखा हुआ, इफ द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मासेस ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और V1 T1 अपॉन V2 T2 आ जाता है। और ये दिखा था चार्ल्स लॉ को। फ्रॉम इट्स क्लियर दैट द चार्ल्स लॉ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये था आपका वीडियो, आपको पसंद आया होगा होप। तो इसका जो आपका बोल सकते हैं PDF है, मैं वो टेलीग्राम ग्रुप और अपने जो कॉन्सेप्ट एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब पे जैसे आप सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे बेल आइकन को क्लिक करना, वहाँ पे क्या कर देगा वो ऑल नोटिफिकेशन पे जाना, आप वहाँ पे भी क्लिक कर देना। इससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी जैसे जैसे मैं अपलोड करता जाऊँगा। बाई चांस अगर मिस हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप, आपका व्हाट्सएप ग्रुप और जो आपका फेसबुक जो हमारा क्या पेज है, वहाँ पर मैं लिंक को क्या कर देता हूँ डायरेक्ट आपका वहीं पर क्या कर देता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, वहीं पे क्या कर देता हूँ शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं नोटिफिकेशन ले सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।